Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy Ravlumandi. This is the video related to 9th class English first poem The Road Not Taken. जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने जो ये दो रोड नोट टेकन है इसका जो पूरी पोएम है इसको पढ़ा था और मैंने इसके आपको इसके बारे में बताया था। तो आज हम रोड नोट टेकन जो है उसके क्वेश्चन आंसर और प्लस में जो रेफरेंस कंटेक्स्ट है जो स्टैंजा आता है आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड यानी कि जो है अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो आपने 8th क्लास तक पढ़ा था। 8th क्लास तक आपके कोई भी रेफरेंस या कंटेक्स्ट है वो पोएम के अंदर नहीं आता था। तो जैसे रेफरेंस और कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हिंदी के अंदर प्रसंग होती है, संदर्भ होता है और व्याख्या होती है। मतलब कोई भी स्टैंजा कोई भी पद्य भाग जो होता है हिंदी इंग्लिश के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो पोएम होती है उसको पद्य बोलते हैं हिंदी में, पद्य भाग। तो जो प्रोज होता है उसको गद्य बोलते हैं। तो पोएम के अंदर क्या है कि जैसे आपने हिंदी में अपने प्रसंग लिखते थे उसको इंग्लिश में रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस। और व्याख्या होती है उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं और संदर्भ को हम बोलते हैं, जो संदर्भ होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। और जो व्याख्या होती है हिंदी में उसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। और इंग्लिश के हिंदी में एक होती है ना आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचनात्मक टिप्पणी उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर क्रिटिकल कमेंट, क्रिटिकल कमेंट। तो देखिए इसके अंदर हम आज पोएम के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेफरेंस क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है और क्रिटिकल कमेंट्स यानी कि क्या होते हैं, किस तरह से हम इंग्लिश के अंदर जो है वो लिखते हैं। तो हमारी जो रोड नोट टेकन जो पोएम है उसके अंदर हम सबसे पहले रेफरेंस के बारे में लिखेंगे। देखिए रेफरेंस क्या है, आपकी जो 10 पोएम है सबके अंदर रेफरेंस सेम ही होती है। रेफरेंस के अंदर हमें क्या लिखना होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है व्याख्या, तो सॉरी प्रसंग। जैसे कि दीज लाइन्स have been taken, आप टेकन वर्ड भी यूज कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द पोएम मतलब कौन सी पोएम के अंदर से ली गई है, उस पोएम का नेम द रोड नोट टेकन। उसके बाद में इसको आप ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करेंगे दोनों को। इस पोएम का नेम जो है रिटन बाय, देखो रिटन भी लिख सकते हो आप और उसकी जगह कंपोज वर्ड भी यूज कर सकते हो, कंपोज बाय। किसने लिखी है इस पोएम को, किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये तो होती है हमारी रेफरेंस। देखो रेफरेंस सेम ही रहती है, कोई भी पोएम हो सबके अंदर रेफरेंस सेम रहेगी। देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, पोएम का नेम द रोड नोट टेकन, रिटन बाय या कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। तो ये होगी हमारी रेफरेंस, इस पोएम की होगी रेफरेंस। आपको ये सभी स्टैंजा की रेफरेंस करनी है। मैं आपको भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, बुक में से बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपको है जो करने हैं कि ये जो लाइन्स है आपकी ली गई हैं पोएम द रोड नोट टेकन में से और रिटन किसने लिखी है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो अब ये होगी हमारी रेफरेंस। अब हम करते हैं कंटेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देखिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, हमें संदर्भ लिखना होता है। देखो कॉन्टेक्स्ट हमेशा डिफरेंट स्टैंजा से रिलेटेड होता है। देखो अगर अपने बात करें, अगर अकेले पोएम का एक ही कंटेक्स्ट लिखें तो इसके अंदर तो क्या है, पोइट बताना चाहता है। देखो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो क्या बताना चाहता है। बट अगर एक स्टैंजा आता है एग्जाम के अंदर, एक स्टैंजा आता है, मतलब देखो हिंदी में जैसे अपने पद्य भाग होता है उसके अंदर जो भी अपने जो 4 लाइनें होती हैं उसको अपने पद्यांश बोलते हैं। और हिंदी के अंदर जो बड़ा यानी कि जो अपने कहते हैं कि चैप्टर होता है या पार्ट होता है उसको हम गद्यांश बोलते हैं। तो इंग्लिश के अंदर भी ऐसे ही होता है, उसे पैराग्राफ बोलते हैं जो प्रोज होता है, और जो पोएम होती है उसको हम स्टैंजा बोलते हैं। तो 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उस स्टैंजा के अंदर उस लाइन में 4 लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है उसका भी कॉन्टेक्स्ट है वो लिखा जाता है। तो मैं सबसे पहले देखो अपने इसमें क्या लिखना है हमें, इन दिस स्टैंजा, इन दिस स्टैंजा poet
want to say about the decision which we have to take by on, मतलब हमें खुद लेना पड़ता है जो भी डिसीजन होता है एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमें लेना पड़ता है, विच कैन चेंज अवर लाइफ, जो हमारे लाइफ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पोएम के स्टेंजा के बारे में बताया है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहता है, बट आपको डिफरेंट स्टेंजा से रिलेटेड जो भी अगर 4 स्टेंजा लाइन आती है तो उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरह से लेना है। तो मैंने तो इसमें छोटा सा ये बताया आपको कि हमें एक क्विक डिसीजन है वो लेना पड़ता है बाई ओन, हमें अपने आप से लेना पड़ता है, हमें खुद डिसीजन है वो लेना पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर, जिससे हम अपनी लाइफ है उसको चेंज कर सकते हैं, आने वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी कॉन्टेक्स्ट जो हम स्टेंजा के हिसाब से भी लिखते हैं। तो आपको ये होमवर्क में यानी कि करने हैं, मैं आपको आज होमवर्क ही बता रहा हूँ। फिर हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन में देखो क्या होता है, जैसे देखो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को क्या है जब एक्सप्लेन करते हैं, किसी के बारे में चीज़ के बारे में बताते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन। लाइक दैट मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने उसके मीन बताया था कि इस पोएम के अंदर पोइट क्या कहना चाहता है, मतलब क्या कह रहा है। जैसे टू रोड डाइवर्ज वाला जो स्टेंजा है, जैसे मैं अभी बुक निकाल लेता हूँ तो बुक में से देखो दिया हुआ है, पहला स्टेंजा था कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मतलब मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। तो इस पोएम के अंदर अपने बात करें तो अगर इसका अपने रेफरेंस लिखेंगे तो अपने लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम द रोड नो टेकन रिटन बाय और कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The context is in this stanza the poet want to say about the ways which the traveler think long and long which way he has to choose। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। अब अपने इसके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इन दिस लाइन द पोइट से अबाउट द टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड in a monsoon season in a autumn season and but he can't able to decide which way he has to travel, and after that he long stood for a long time to think that which way he has to choose and look down as far as I could, and he after that he decided that which way he has to choose, and after that when he decide that he see where he can सी एज फार एज ही कैन सी, मीन्स उसका मतलब है कि वो जितनी भी दूर तक बैंड हो जाती है, जब तक वो बैंड नहीं होती तब तक उसको वो देखता रहेगा उस रोड को, एंड आफ्टर दैट द रोड गोज बैंड एंड ही कांट एबल टू सी एनी मोर, मतलब उससे ज़्यादा वो नहीं देख पाएगा। तो इसका ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो मतलब इस स्टेंजा के अंदर ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका करेंगे एक्सप्लेनेशन, इस लाइन में जो है क्या कहना चाहते हैं। तो ये होगी हमारी एक्सप्लेनेशन। अगर आप क्रिटिकल कमेंट लिखना चाहते हो तो क्रिटिकल कमेंट के अंदर होता है कि जो पोइट है उसने कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया है, एकदम ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया है या टफ लैंग्वेज का यूज़ किया है, इसके अंदर क्या डाला है, इसने सिम्बली डाली है, मेटाफर डाला है, या इसने किसी चीज़ को किसी से कंपेयर किया है या नहीं किया, कौन सा लिटरेरी टर्म्स है वो यूज़ किया है, भाषा शैली उनकी कैसी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें लिखना वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता। तो आपको होमवर्क है वो बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये 4 स्टेंजा जो दे रखे हैं, इन चारों स्टेंजा की आपको रेफरेंस करनी है, कॉन्टेक्स्ट करनी है और एक्सप्लेनेशन करनी है। आपको ये होमवर्क करना है, हर स्टेंजा की आपको करनी है। पहला स्टेंजा उसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, सेकंड स्टेंजा की और थर्ड की और फोर्थ स्टेंजा की आपको ये करनी है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में आपकी आगे ग्लोसरी में आपके 4 ही ग्लोसरी दे रखी हैं, आपको ये ग्लोसरी भी करनी है। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप में वो क्या देखता है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उसको अपने आप में वो क्या, एक ट्रैवलर है वो बहुत ही लंबे टाइम से सोच रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है कि कौन सा वे है उसे चूज करना चाहिए और उसके सामने क्या प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, कौन सी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा है। उसके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कौन सा वे चूज़ करे। अगर वो वे चूज़ करता है तो हो सकता है कि जो उसने वे चूज़ नहीं किया तो उसको पछतावा हो कि मैंने उस वे को क्यों नहीं चूज़ किया था, अगर मैं शायद वो उस वे को चूज़ करता तो शायद मुझे बेटर रिजल्ट है वो मिल सकता था। तो इस वजह से यानी कि वो सोचता है। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि व्हाट डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, तो ये करना है। सेकंड नंबर है डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन टू यू। देखो इन फ्रेज का क्या मीन है, ये भी आपको क्वेश्चन करना है। ये येलो वुड का मीन क्या है, यहाँ पे देखो ऑटम सीजन के अंदर जो जंगल की बात हो रही है
उसके बारे में किया गया है। इट वॉज ग्रेसी एंड द वॉन्टेड वियर, इसका मतलब क्या है कि जो घास का मैदान है, मतलब वहाँ पे घास बिछी हुई है लेकिन उस घास पे कोई चला नहीं है, दैट्स वाई वो क्या है, ब्लैक ट्रोडन ब्लैक नहीं हुई है, मीन्स वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड का मतलब वियर का मतलब है कि उस रास्ते पे वो बुला रहा है रास्ता कि मुझे जाना चाहिए, मीन्स वहाँ पे किसी ने भी कोई वो वहाँ से गया नहीं है, तो उसका मतलब ये है। द पासिंग देयर मतलब वहाँ से गुजरते हुए, मतलब कि मुझे वहाँ से गुजरना चाहिए। टू लीव नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, मतलब वहाँ पे कोई भी पत्ता जो है काला नहीं हुआ, मीन्स वहाँ पे कोई किसी के स्टेप हैं वो नहीं पड़े हैं। हाउ वेज लेट्स ऑन द वे, किस प्रकार से जो एक रास्ता होता है दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाता है। तो ये आपको पांचों के पांचों जो फ्रेज है इनका मीन है वो करना है। नेक्स्ट है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब, इसके अंदर क्या कोई डिफरेंस है इन स्टैंजा टू स्टैंजा, ये आपको नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको डील कर देना है, ये आपको क्रॉस कर देंगे। ओनली फर्स्ट करेंगे, सेकंड की 5 फ्रेज करेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन इन द पोएम, इस लास्ट 2 लाइन में पोएम के अंदर क्या है, जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है। लुकिंग बैक द पोइट रेग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड, क्या उसने उस चॉइस को रिग्रेट किया है या एक्सेप्ट किया। उसने उसको रिग्रेट नहीं किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसको कोई पछतावा नहीं। वो कहता है कि जो मैंने चॉइस किया था वो बहुत ही अच्छा था। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। और सेकंड का फर्स्ट है कि हैव यू एवर हैड टू मिस्टेक मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस, क्या तुम्हारी कभी चॉइस है उसमें आपको डिफ़िकल्टी हुई है। और डू यू थिंक दैट यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइसेस, तुम कैसे चॉइस बना। तो ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है, इसको आप क्रॉस कर दें। आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक दैट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, इसको भी नहीं करना है। आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड की 5 फ्रेज करनी है, थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, और आपको फोर्थ जो क्वेश्चन है वो करना है। मतलब आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और आपको करने हैं रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, वो आपको करनी है। तभी मैंने आपको रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन के बारे में बता रहा था कि क्योंकि आपके 9th क्लास में न्यू है सिलेबस और आपने कभी भी रेफरेंस कंटेक्स्ट इंग्लिश के अंदर नहीं की होगी। तो रेफरेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, उसके नेम, उसके बाद में पोइट का नेम, कंपोज बाय, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको जो स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन, जब भी अपने स्टेंजा यानी कि लाइन पढ़ेंगे तो उसके हम एक्सप्लेनेशन है उस तरह से वो कर देंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पोएम है वो पढ़ेंगे।